अमेरिका के पास थोड़ा असला है और महंगा है, और वो खत्म हो गया और फटीग हो गए हैं वो लोग। तो अभी बिल्कुल नजर आ रहा है बिल्कुल। कि वो कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने का। बाद में रशिया और हिंदू ये उनके साथ मिल जाएंगे, और जापान, पाकिस्तान और चाइना ये एक तरफ हो जाएंगे, और दुनिया तबाह कर दे, दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे। पहले नेटो 31 मुल्क इकट्ठे हो जाते थे, अब कोई भी उनके साथ नहीं है, प्रैक्टिकल उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी हूँ तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, विंग कमांडर मोहम्मद रफीक साहब। इनसे हम जानेंगे जो अभी मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इसराइल अमेरिका ने जो एक जंग मुसल्लत की है ईरान पर, इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है कि ये ओवरऑल जितने भी ये डिफेंस के मामला चीजें होती हैं इन पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम कदाफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का फजल है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो अभी ईरान में जंग की सूरत हाल बनी हुई है और अमेरिका और इसराइल को कहाँ देख रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे या ईरान जो सुपर पावर है अमेरिका को, अब उसके वक्त खत्म होने जा रहा है? अच्छा जी, मैं जो समझ पाया हूँ, जो थोड़ी बहुत कि ईरान जो बहुत ही जो बेसिक चीज है उसमें यह है कि ईरान के पास सस्ता असलहा है और बहुत ज्यादा है, और विल टू फाइट है, और अमेरिका के पास थोड़ा असला है और महंगा है, और वो खत्म हो गया और फटीग हो गए हैं वो लोग। तो अभी बिल्कुल नजर आ रहा है बिल्कुल। कि वो कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या समझ रहे हैं, क्या ये बाहर निकल पाएंगे, ईरान क्या करेगा और इस टाइम दुनिया किस तरफ जा रही है? चूंकि अमेरिका बड़ी पार है, तो अब वो फेस सेविंग के लिए जो है ना कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ भी हड़तालें शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे वो तेल के मसले दुनिया को हो रहे हैं, सारी दुनिया उसके खिलाफ है, उसकी अपनी पब्लिक भी उनके खिलाफ हो गई है। तो अब वो फेस सेविंग शायद पाकिस्तान ही उनको देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इंटरनेशनल क्या मामला चल रहे हैं, अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा या क्या नई सिविलाइजेशन बनेगी, क्या होने जा रहा है? हाँ जी, अब मैं इसमें अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो मैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जिक्र करूं, वो इससे बड़ी अच्छी तरह डील करती है। जी जी। ये 1997 1998 में सैमुअल फिल्म हंटिंगटन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किताब लिखी थी। तो वो बहुत ही मशहूर हुई और आज तक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है स्ट्रेटजी पे। उसने दुनिया को 8 सिविलाइजेशन में डिवाइड किया था। उसमें से अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन जो है वो तो न्यूट्रल रहेंगी, और 3 को उसने स्विंग सिविलाइजेशन कहा था, जो जापान है, हिंदू है और ऑर्थोडॉक्स है, यानी रशियन लैंड है, और 3 है जो कि क्लियर हेडेड है। उसमें जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्लियर हेडेड है कि हमने, हमारी बर्थ जो है सुपीरियर है, तो इसलिए हमने दुनिया को रूल करना है। मुसलमान इसलिए रूल करना चाहते हैं दूसरी सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, के हमारा फेथ बेहतर है। वो कहता है कि मुस्लिम्स आर ऑब्सेस्ड विद द सुपीरियोरिटी ऑफ देयर फेथ। और जो चाइनीज है वो एक्सपैंड नहीं करना चाहते, ये दोनों एक्सपैंड करना चाहते हैं। चाइनीज सिर्फ रीअसर्ट अपने आप को करना चाहते हैं, असर्ट करना चाहते हैं कि हमारी गोनशी यानी चाइनीजनेस को कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब कोई करता है तो उस पर फिर वो उसके खिलाफ उठते हैं, लेकिन वो डिफेंसिव पोस्चर है उनका। तो अब यह है कि उसने ये भी कहा था कि जंग शुरू होगी 2010 में, साइनो मुस्लिम एक्सेस एक तरफ होगा और वेस्ट एक तरफ होगा। और उसने कहा था कि बाद में रशिया और हिंदू ये उनके साथ मिल जाएंगे, और जापान, पाकिस्तान और चाइना ये एक तरफ हो जाएंगे, और दुनिया तबाह कर दे, दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे। खैर वो तो थोड़ा सा आउट हो गए वो। रशिया चूंकि डबल माइंडेड है, उसने कहा था, वो सही कहा, वो डबल माइंडेड है अभी भी। लेकिन यह है कि डिफीट हो रही है। और दूसरा उसने कहा था कि सिविलाइजेशन वेस्टर्न जो है 1900 में उरूज पे थी, और उसके बाद गिरना शुरू हुई है, 2400 तक ये खत्म हो जाएगी। और मुस्लिम सिविलाइजेशन उसने कहा था अकेली सिविलाइजेशन है जो दोबारा, बल्कि तीसरी दफा राइज होगी। तो उधर ही चीजें जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम आर मतलब कंबाइनिंग इन एफर्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया। उसने कहा था 6 कोर स्टेट्स हैं मुस्लिम्स की, जिसमें इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया है। तो उसने कहा था कि टर्की लीड करेगा इनको। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। उधर ही चीजें जा रही हैं लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आप भी बता रहे हैं और जिस तरफ ये चीजें जा रही हैं, तो आप क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनेगा उसमें क्या होने जा रहा है? क्या अमेरिका की सुपरवेसी जो है अभी मौजूदा सूरत हाल में वो खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान में जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इनका कितना पाकिस्तान को डिप्लोमेसी पे असर पड़ेगा इन फ्यूचर, और पाकिस्तान के लिए कितना अच्छे साबित होंगे ये मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान में होते हैं? हाँ जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट। तो इसमें यह है कि अब वो चूंकि हार रहे हैं तो दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट। तो एकदम तो कोई चीज खत्म नहीं होती। उसने उसने कहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन 24 तक जाके खत्म होगी, लेकिन नीचे जा रही है। अब इसका बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, दुनिया में भूख मचेगी। दुनिया में इंडिया में जैसे खाद नहीं है, इंडिया में गैस की वजह से, और तेल नहीं है। 15 टैंकर उनको रोज चाहिए, हमें तो एक टैंकर रोज चाहिए। उनको गैस के 50 टैंकर, 3-4 टैंकर उनको गैस के भी चाहिए, तो वो भी नहीं मिल रहे। तो हमें तो 4 टैंकर गैस के महीने के चाहिए और 25 तेल के चाहिए। तो हमें तो सब मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल ओवरऑल जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है फिर वो आपस में टूट गई है। पहले नेटो 31 मुल्क इकट्ठे हो जाते थे, अब वो कोई भी उनके साथ नहीं है। प्रैक्टिकल उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। तो इसलिए वो उनकी ताकत खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन एरोड हो जाएगी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में ये जो किरदार अदा कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो इनको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या नतीजा निकलेगा? इसमें कदाफी साहब, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज्यादा इज्जत दी है। पिछले मई से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और हम्म। पहले हमने वो 3 दिन में जो जंग जीती है, उसमें भी बहुत सारे चीजें आती। मुझे जो पता चला वो ये है कि वो इतने कंफ्यूज थे, वही डबल माइंडेड के वो हमारे कुछ जहाजों को शूट कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी। तो उन्होंने मना कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि नहीं, उनको नहीं शूट नहीं करना है। जब शूट हुए फिर कहने लगा जो उचित है वो करो। लेकिन उस वक्त तक फिर वो खुद ही जंग बंदी के लिए आ गए। तो बिल्कुल बिल्कुल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बहुत ज्यादा इज्जत हमें मिल रही है, दुनिया में बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा आपने एक बुक भी लिखी है, उस बुक के हवाले से भी थोड़ा बताएं ना कि क्या है उस। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा ऐसा टॉपिक है कि मुझे जुबानी याद है। कदाफी, ये मैंने शुरू की थी 1998 में। मैंने जब सैमुअल हंटिंगटन की किताब पढ़ी, वो सारी दुनिया को कवर करती थी। तो मैं हालांकि नेविगेटर हूँ, 20-21 मुल्क देख चुका था। तो 19 साल मैंने सऊदी अरब में भी पढ़ाया है, इंस्ट्रक्टर रहा हूँ वहां पे। तो लेकिन यह है कि मुझे किताब की समझ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा मैं एक ऐसी किताब को जो ना सिर्फ मुझे हेल्प करे दुनिया को समझने में, बल्कि दूसरों को भी आगे उसको सदका जारिया समझ के शेयर भी करूं। तो ये मैंने शुरू कर दी। और 13 साल पहले तो इसमें 197 मुल्क भी शामिल हैं। इसमें हम्म। 53 ओवरसीज टेरिटरीज भी शामिल हैं। इसमें क्या कहते हैं, 50 से ऊपर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ वो भी शामिल हैं। और इसमें क्या कहते हैं, समरीज भी पेश की हुई हैं। तो इसमें यह है कि जो बेसिकली ज्यादा नेशंस पे है, 197 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से 193 यूएन की मेंबर हैं। और जो ताइवान है वो, उसको चाइना नहीं मेंबरशिप लेने देता। वेटिकन सिटी जो है वो इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इटली। तो कोसोवो, पैलेस्टाइन, इनको अभी तक नहीं मिली है अपना मेंबरशिप। तो 193 मेंबर हैं उनके, और 4 ये और हैं। तो ये जो है, इन सब के बारे में मैंने इस तरह लिखा है कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग रादर देन एवरीथिंग अबाउट समथिंग। जैसे अमेरिका की लोग गलियां भी जानते होते हैं, लेकिन पाकिस्तान या छोटे वो, हम तो बड़े हैं चलो फिर भी, जैसे गिनी बिसाऊ है, उसका नाम भी नहीं पता होता। तो इसमें बेटे मैंने ये हम्म। किया कि उसमें पहली बात, नंबर 1, कि मुल्क का नाम, सही ऑफिशियल नेम, लाइक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो है डेमोनिम, जिसको कहते हैं एडजेक्टिव, यानी पाकिस्तानी, पाकिस्तान को जो चीज बिलोंग करती है। नंबर 3 कैपिटल। नंबर 4 लोकेशन, जैसे साउथ एशिया। उसके बाद नेबर्स या बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो वो हमारे हो गए, नॉर्थ ईस्ट में चाइना हो गया, ईस्ट में इंडिया हो गया, तो साउथ में अरेबियन सी हो गया, वेस्ट साउथ वेस्ट में अफगानिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, सॉरी, ईरान, और फिर वो अफगानिस्तान। तो ये इसके बाद मैंने टाइम जोन लिखा है। ये चूंकि नेविगेटर हूं, मैं समझता हूँ हमें सबको पता होना चाहिए कौन सा मुल्क में क्या टाइम है। यानी UTC+2 है या UTC+5 है, यानी GMT, इंग्लैंड से हमारा 5 घंटे है। उसके बाद है पॉपुलेशन एरिया एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद है एथनिक ग्रुप्स। उसके बाद लैंग्वेजेस। उसके बाद रिलीजन। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ी सी ज्योग्राफी, बहुत ब्रीफ।
फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, और फिर मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सार्क, लाइक आसियन। तो ये उसके बारे में, और ये इस तरह मैंने लिखा है 13 साल से। हर रोज अभी भी मैं बैठा हुआ 10 पेज रोज के करता हूँ। इसको कोई 50-100 दफा मैं एडिट कर चुका हूँ, और इसमें कोई अजर नहीं सिवाय अल्लाह ताला की जात से। और ये कि ये पूरी दुनिया को एजुकेट करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, मर्द औरत कोई जेंडर का फर्क नहीं है। जितनी दुनिया एजुकेटेड होगी उतने मेरे ख्याल में बेहतर होंगे, हम इंडियंस भी बेहतर होंगे, वो भी पढ़ेंगे तो ये इसका बिल्कुल जो ना, ये इस बारे में है किताब। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह नाज़रीन आपने सुना, जो विंग कमांडर मोहम्मद आवाज रफीक मान लो। साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया हुआ है, और सिर्फ ये एक लोगों के आसानी के लिए वो ये तमाम चीजें सॉरी, की हैं। आवाज आवाज नहीं आ और रही। जिस तरह दूसरा नाज़रीन उन्होंने ये बताया है कि मौजूदा सूरत हाल में जो इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने है, और इंशाल्लाह ईरान जीतेगा, और जो पाकिस्तान जिस ब्लॉक में, सॉरी, चाइना वाले ब्लॉक में आवाज होगा, नहीं आ रही। इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को। फिलहाल के नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद गजाफी को, विंग कमांडर मोहम्मद रफीक साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।